इन तीनों खंभों में काम करने की जो नीति है, उन नीतियों में अगर कहीं खामी है तो मीडिया उसको फाइट करता है, जनता के सामने लाता है, सरकार के सामने लाता है। तो क्या सचमुच फिलहाल जो देश में चल रहा है तो मीडिया ईमानदारी से चल पा रहा है? शायद नहीं। ये आपको भी पता है, नहीं। नमस्कार, आदाब। हमारे देश में जिसे दुनिया 3 नामों से जानती है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। इस देश में जब देश के असली राजे महाराजों का राज था, तब इन्हीं में से कुछ लोगों ने देश से गद्दारी करके मुगलों को आवाज दिया। मुगल आए और अपनी नीति के तहत एक एक राजा को या तो अपने साथ मिलाते गए या तो ख़त्म करते गए, और उन्होंने पूरे देश में अपनी सत्ता जमा ली। सत्ता जमाते जमाते उन्होंने देश में बहुत कुछ बनाया भी। आप देख रहे हैं देश में लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार, इस तरह के दुनिया भर की इमारतें हमारे देश में उन्हीं मुगलों की देन है। साथ ही उन राजाओं की भी देन है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला। इस तरह के बहुत सारे किले मौजूद हैं जो हमारे देश में, जो असली हमारे देश के नागरिक थे, राजा महाराजा, उनकी भी देन हमारे देश में मौजूद है। उसके बाद लोगों का जब थोड़ा सा ध्यान बदला तो धीरे धीरे अंग्रेज पहुंचे देश में। कलकत्ता की सरजमीन पर इनका पहला ठिकाना जमा और पहला कब्जा भी उन्होंने कलकत्ता पर ही किया। जिस वक्त विजय का एक रेला, यानी यूं कहें कि विजय रथ कलकत्ता में निकाली गई, तो लगभग 1000 से 1500 तक अंग्रेज उस विजय रथ में शामिल थे, और दोनों तरफ हिंदुस्तानी यानी हमारे देश के नागरिक उनकी जीत पर खड़े रहकर तालियां बजा रहे थे। हालांकि हमारे देश के नागरिक इतने थे कि अगर एक एक पत्थर मारते तो वो सारे अंग्रेज मर जाते, मगर हमारे में से ही लोगों ने दलाली की और गद्दारी की। अंग्रेज बढ़ते गए, मुगलों से टकराए, हमारे राजे महाराजों से भी टकराए, और एक दिन पूरे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद जब सोच बदली तो फिर महात्मा गांधी जैसे लोग सामने आए। महात्मा गांधी के सामने आने के पहले हमारे देश के न जाने कितने सपूत अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार हुए। अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया ताकि देश में ऐसी कोई क्रांति न आने पाए जिसके कारण अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़े। बहरहाल, जब तक अंग्रेज़ों की सत्ता रही तब तक अंग्रेज़ों ने इस देश को बहुत कुछ दिया। उनकी दी हुई निशानियाँ, मुंबई से ठाणे तक की जो ट्रेन है वो अंग्रेज़ों की ही देन है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें, जो इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अंग्रेज़ों ने दिया। बहरहाल, सोच बदली, लोग होश में आए। कुछ ऐसे जियाले सामने आए, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, इस तरह के बहुत सारे नौजवान सामने आए जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और भरी जवानी में अंग्रेज़ों ने उन्हें वक्त से पहले फांसी दे दिया। और फिर पूरी दुनिया ने देखा, अंग्रेज़ों का वो झंडा उतारा गया और देश का एक तिरंगा सामने आया, और जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, अब हम सब आज़ाद हैं। यहीं से भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई और 75वें साल में हम पहुंच चुके हैं। मगर सचमुच कह दूं तो उन शहीदों ने या महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, जिन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, तो क्या फिलहाल जो भारत हमारे सामने है, इसी भारत का सपना देखा था? या हम सब
मिलकर एक साथ रहते, एक साथ आगे बढ़ते ताकि देश आगे बढ़ता, वो सपना देखा था। बहरहाल महात्मा गांधी का सपना, उन शहीदों का सपना, उन गुमनाम शहीदों का सपना जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए गुमनामी में जाकर अपना बलिदान दे दिया, जिनका कोई पता नहीं। कई ऐसे ज्याले जिन्हें भारत के इतिहास में याद भी नहीं किया जाता, हालांकि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। बहरहाल ये सारी बातें कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भारतीय लोकतंत्र के लिए लोगों ने प्रयास शुरू किया तो ये सोच कर तो किया होगा कि हम आज़ाद भारत में रहेंगे, मगर क्या सही में हम सब आज़ाद हैं? आज जो कुछ हमारे देश में चल रहा है, किसी भी लोकतंत्र में 4 सुतून होते हैं। विधायिका यानी जहाँ कानून बनता है, जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। न्यायपालिका जहाँ न्याय मिलता है, जिसे न्यायालय कहा जाता है। कार्यपालिका जहाँ कार्य किया जाता है यानी काम किया जाता है उस कानून के तहत जो पार्लियामेंट में पास होता है और राष्ट्रपति की दस्तखत होती है। कार्यपालिका काम करती है उस कानून के तहत। अगर उसमें किसी ने गलत किया तो फिर कोर्ट का सामना करना पड़ता है। और ये तीनों खंबे तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक चौथा खंबा, जिसे मीडिया कहा जाता है, वो साथ ना हो। इन तीनों खंभों में काम करने की जो नीति है, उन नीतियों में अगर कहीं खामी है तो मीडिया उसको फाइट करता है, जनता के सामने लाता है, सरकार के सामने लाता है। तो क्या सचमुच फिलहाल जो देश में चल रहा है तो मीडिया ईमानदारी से चल पा रहा है? शायद नहीं। ये आपको भी पता है, नहीं। आम इंसान की बात करने के लिए मीडिया का दरवाज़ा खुला होता है, मगर आम इंसान के लिए ये दरवाज़ा रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद और एनडीटीवी पूरा जो नेटवर्क है बिक जाने के बाद ये दरवाज़ा बंद हो गया। हालांकि इस तरह के और भी दरवाजे थे जहां आम इंसानों की बात होती थी, मगर वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और ईमानदार, ताकतवर, जानकार पत्रकारों ने धीरे धीरे एक एक मीडिया संस्थानों से इस्तीफा दे दिया और आखिरी किल ठोक दी भारतीय लोकतंत्र की मीडिया में रवीश कुमार ने। चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं वो भी आवाज़ उठाने के लिए अब तैयार नहीं है। मुफ्त में मिली इस आज़ादी का उपयोग नहीं, बल्कि हम सभी मिलकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। रवीश कुमार जैसे लोगों का पीछे हटना, मीडिया संस्थान में आखिरी कील ठोकना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भला हो सोशल मीडिया का नेटवर्क पूरी दुनिया में मौजूद है, जो अब अपनी बात कह सकते हैं, जनता की बात कही जा सकती है। वरना भारतीय लोकतंत्र में मीडिया संस्थानों की तरफ से अब से कुछ साल पहले जो दरवाज़ा बंद हुआ, अब ये रवीश कुमार की सूरत में आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया। आने वाले दिनों में क्योंकि मीडिया संस्थान मीडिया के लिए कम कारोबारी रास्ते पर ज़्यादा रहा और इन्हें भी पैसे नहीं, भरपूर पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया संस्थान के पीछे जो कारपोरेट जगत बैठा हुआ है उसमें अदानी, अंबानी, इस तरह के लोगों का नाम मौजूद है। बहुत दूर से बैठकर ये लोग शिकार करते हैं, जैसा कि एनडीटीवी को शिकार कर लिया गया और इसके पहले भी कुछ और चैनलों को भी शिकार किया गया। कुछ चैनलों को दबाने का प्रयास भी किया गया, कुछ दबे कुछ नहीं दबे, मगर ज़्यादातर तो दब गए। बहरहाल भारतीय राजनीति, नीति, जनता की आवाज़, जनता की सोच बस 5 किलो गेहूं चावल पर चल रही है और सरकार बंद दरवाजे से, पिछले दरवाजे से अपना वो काम करते जा रही है जिसे आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बजाय ठोकतंत्र कह सकते हैं। मैं खान पटेल।